चलो नोटबुक में जाइए, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 1 इज ओवर। थैंक यू, थैंक यू। Ethics and terms of audit engagements. Chapter number 11. The name is Ethics and Terms of Audit Engagement. नया chapter 11, Ethics and Terms of Audit Engagement. Ethics and Terms of Audit Engagement. क्या हो गया बेटा? एथिक्स हो गया? नहीं, एथिक्स नहीं पढ़ाया अभी तक, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पढ़ाया है। और आपको रियलाइज होगा दैट यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है कि एसए को, कौन से एसए को? SA210। जब आपको चैप्टर का ओवरव्यू देंगे तो आपको पता चलेगा देयर इज वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, विच वन? 210। इसीलिए आप चैप्टर के नाम पे मत जाए ऑनेस्टली। तो रीजन बीइंग वो चैप्टर के नाम मिसलीडिंग होते हैं, सिर्फ एक आध पार्ट की हेडिंग लिख देते हैं वो लोग, बाकी 220 भी है, SQC भी है, इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट लिख करके दिया है, वेरी गुड कंटेंट गिवन इन दिस चैप्टर। तो देर इज अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट इन दिस चैप्टर। नाम के बजाय आप जब ओवरव्यू पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। हियर मी आउट केयरफुली। दिस चैप्टर was newly included in your syllabus, मतलब ये ओल्ड सिलेबस में इंडिपेंडेंस का थोड़ा बहुत जिक्र करता था, बट 220 इतना डिटेल में लिखना, SQC डिटेल में लिखना, इंडिपेंडेंस एंड एथिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना, इतना डिटेल में ओल्ड सिलेबस में नहीं था। ये नए सिलेबस में पहली बार इंक्लूड किया है। दैट इज वाई उन्होंने इस चैप्टर को, चैप्टर 11 को 10 मार्क का वेटेज दिया है, एक चैप्टर को स्पेसिफिकली। मतलब दिस चैप्टर इंडिपेंडेंटली हैज अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर एग्जाम के हिसाब से आप जाएं तो अप्रोच ठीक है, इतना कोई तकलीफ वाला बात नहीं, आप आराम से रेफर करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, चैप्टर नंबर 11, इंडिपेंडेंट चैप्टर का वेटेज 8 से 10 मार्क का है। मतलब कंफर्म 1 4 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन इज गोइंग टू कम। इट कैन बी 1 more 4 मार्क क्वेश्चन और इट कैन बी मल्टीपल MCQs। प्रोबेबिलिटी ऑफ MCQ इज नॉर्मली हाई बिकॉज चैप्टर में ऐसी चीजें हैं जहां पे बढ़िया MCQ पूछा जा सकता है। अब सर चैप्टर 11 में क्या क्या डिस्कस होगा? प्राइमा फेसिया शुरुआत में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस वर्ड। क्या डिस्कस करेंगे? बट इंडिपेंडेंस समझना इनकम्प्लीट है जब तक आप नहीं पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। क्या नहीं पढ़ते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। बिकॉज इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो a part of it is one of the fundamental principle only जो ICAI ने दिया है एज अ, कैन यू से वर्ड, कोड ऑफ एथिक्स। सुना आपने वर्ड कभी? कोड ऑफ एथिक्स मतलब all members who are qualified and who have cleared the exams as per ICAI, they have applied for a membership and after that आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम रजिस्टर हो गया है, उसके बाद में आपके लिए ICAI द्वारा बनाया गया कोड ऑफ एथिक्स कंपल्सरीली एप्लीकेबल होता है। हालांकि कोड ऑफ एथिक्स में भी थोड़ा बहुत वॉलंटरी ऑप्शन देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं वो आपको गाइड करेगा, आपने इस तरीके से एक्ट करना चाहिए, ऐसे एक्ट नहीं करेंगे तो शायद आप गिल्टी पाए जा सकते हैं। बट देयर आर सम प्लेसेस जहां पे अभी भी लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, इसलिए काउंसिल टाइम बाय टाइम ये क्लैरिटी देते रहती है बाय डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशंस। तो देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी इन सर्टेन एरियाज, दे कीप क्लैरिफाइंग दैट यूजिंग सर्टेन नोटिफिकेशंस। काउंसिल अपने मीटिंग में डिस्कस करता है, फिर एक नोटिफिकेशन देता है ताकि क्लैरिटी आती है इस सिचुएशन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दैट डिसीजन मेकिंग बिकम सिंपलर। तो सर हमें क्या एक्चुअली में एथिक्स पढ़ना है क्या इस चैप्टर के अंदर? इफ यू आस्क मी, सिर्फ मीनिंग ऑफ एथिक्स है। एक्चुअली में एथिक्स पूरा का पूरा CA फाइनल में है। दैट नेम इज कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, जहां कोड ऑफ एथिक्स लिख के दिया है। आपके सिलेबस में उस कोड ऑफ एथिक्स का बस एक टॉपिक उठाया, उसको लिख दिया और आपके सब्जेक्ट का नाम बना दिया ऑडिटिंग एंड एथिक्स, क्योंकि एक चैप्टर में एथिक्स नाम है, बराबर है कि नहीं है? एक्चुअली में एथिक्स का सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। हम सीधा शुरुआत करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ में। एथिक्स में एक पेज लिख करके दिया, लास्ट में पढ़ लेंगे उसको टाइम बस। नोटबुक में जाइए, गिव अ फर्स्ट हेडिंग अंडर चैप्टर नंबर 11। फर्स्ट हेडिंग अंडर चैप्टर नंबर 11, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स of professional ethics. Fundamental principle of professional ethics.
ये क्वेश्चन बच्चों अभी भी फाइनल में पूछा जाता है, जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं ना, एवरी फाइनल एग्जाम वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछता। लास्ट एग्जाम में शायद कॉन्फिडेंशियलिटी पे पूछा था, उसके पहले वाले में ऑब्जेक्टिविटी पे पूछा था, इंटर में तो आता ही है, फाइनल में भी, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एंड मैं इतने सालों से देख रहा हूँ ये क्वेश्चन फाइनल इंटर दोनों के अंदर वो रिपीट करते रहते हैं। अब इन्होंने इंटर में चैप्टर ही अलग बना के दिया, मतलब ऑब्वियसली ये और क्रिटिकल हो गया है। सुनिए, व्हेन यू बिकम अ मेंबर ऑफ आईसीएआई, ICAI as an institute has given a code of ethics। क्या दिया है? एक कोड ऑफ एथिक्स। उसमें लिखा है डूज एंड डोंट्स। क्या लिखा है? डूज एंड डोंट्स। क्या आपने करना चाहिए और क्या आपने नहीं करना चाहिए, व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। ये आपको कहां से पता चलेगा? कोड ऑफ एथिक्स से। अब वो कोड ऑफ एथिक्स जब पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले वहां पे एक बढ़िया चीज जो दी है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। मतलब अगर आप एक ऑडिटर नहीं बोला, देखो वर्ड क्या है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। क्या है? आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट। मतलब चाहे आप एज अ ऑडिटर काम कर रहे होंगे, चाहे एज अ रिव्यूअर काम कर रहे होंगे, चाहे आप SRS या स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, you are helping the company in preparation of financial statements, या maybe you are providing assurance on prospective financial information। ये सब चीजें एक सीए प्रोवाइड कर सकता है, और हम आपको बोलेंगे एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल अकाउंटेंट। आपने हमेशा हर एंगेजमेंट के लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिन्हें हमेशा कंप्लाई करना चाहिए। व्हाट आर दीस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? लेट मी गिव यू अ क्लीन quick overview। Number one, can you see the word integrity? Have you heard the word integrity? It's about honesty, that you need to be honest, you need to be straightforward while doing your work। मैं आपको हर चीज लिखवा के दूंगा, घबराना मत, पहले सुनना शांति से। इंटीग्रिटी, you need to be honest, you need to be straightforward। एक तरीका हो सकता है ये बोलने का आपको, क्या भाई, अगर आपको पता है ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है, इनमें फ्रॉड है, इनमें मटेरियल स्टेटमेंट है, मैंने साइन नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। ये साइन करने का मतलब है आई एम नॉट ऑनेस्ट। इसका साइन करने का मतलब है आई एम नॉट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट हु इज कंप्लाइंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। मतलब समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो इज नॉट रिलायबल, समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग, जहां पे कुछ गलत इंफॉर्मेशन है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करके साइन कर दो। कहना इसे आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप इंटीग्रिटी जो एक प्रिंसिपल है आईसीएआई का अंडर कोड ऑफ एथिक्स उसे फॉलो नहीं कर रहे हो। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज इंटीग्रिटी। Number two, can you see a word objectivity? Can you see a word objectivity? बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं with the word objective। Please understand, objectivity is a quality। Objectivity is a quality। मतलब as a professional accountant आप जो भी काम करें, whatever work you are doing, you need to be absolutely unbiased। आपने एकदम प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करते हुए एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट उन सर्कमस्टांसेस में जो सही डिसीजन होगा वो डिसीजन आपने लेना चाहिए। जैसे कि आपको छोटी छोटी बात बोलता हूं मैं, आप में से मेजोरिटी बच्चे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब आप गलत नहीं हो, बट आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है। जैसे आप बोलते हो सर मैं तो आर्टिकल हूं ना, मेरे पास एक शेयर हुआ तो चलेगा क्या? कहना इसे आपकी पूछते वक्त दिमाग के अंदर चोरी है। I hope you're understanding this. You're thinking negatively in your head. Are you understanding this? ऐसा हो गया, मैं बस तो जाऊंगा ना। मतलब कहना इसे आप तो क्राइम करना चाहते हो और बताना चाहते हो, कहना सेव माई सेल्फ। आई मीन ऑनेस्ट, ये ना देखो मीम बनाने के लिए जो बोलने के बहुत बढ़िया लगता है, इन रियल लाइफ ना तो मैनेजमेंट बेवकूफ होता है, ना तुम इतना बेवकूफ रहोगे, और ना ही इन्वेस्टर्स और यूजर्स बेवकूफ रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एक बात बताओ ना, अगर आपका एक कंपनी से थोड़ा बहुत भी रिलेशनशिप है, कंपनी ने आपको ही क्यों अपॉइंट करना चाहिए? आप ये मत सोचो क्या मैं हो सकता हूं, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है व्हाई वुड कंपनी एक्चुअली अपॉइंट यू। क्या शहर में नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कमी है? क्या मे बी इन दैट एरिया अदर प्रैक्टिसिंग सीज अवेलेबल नहीं है आपके पास में? डोंट यू थिंक आप बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हो? आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सोचने का तरीका है वो खत्म हो चुका है। मैं आपको मतलब ज्ञान नहीं दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप जितना जल्दी ये सोचने का तरीका बदल लो उतना बेटर होगा। हाँ, अगर आप क्यूरियस हो ये पता करने के लिए, नहीं मैं बताऊंगा ये सही है कि गलत है, इफ दैट इज अ थॉट प्रोसेस, ओके, ये बचपना ठीक है, मे बी एट अ स्टूडेंट लाइफ इट इज एक्सेप्टेबल, बट इन रियल लाइफ अगर आप सही में किसी मीटिंग में जाकर के ऐसा क्वेश्चन पूछोगे, वो बोला ना, एक ऐसा लॉ है 141 सबसेक्शन, उसमें बोला है योर रिलेटिव कैन होल्ड शेयर्स अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। योर रिलेटिव कैन होल्ड शेयर्स अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। कंपनी का मैनेजमेंट बोलना मेरे रिलेटिव के पास ना 50,000 तक का फेस वैल्यू का शेयर ही है, वो बोले गेट आउट। उसको ये मत बोल 140, अरे वो गेट आउट, वो तेरे लॉ के कंप्लायंस के लिए नहीं बैठा वहां पे। इफ योर रिलेटिव के डेफिनेशन में आने वाला पर्सन हैज अ शेयर होल्डिंग, व्हाई वुड दे अपॉइंट यू? मतलब व्हाई वुड दे टेक सच अ रिस्क? क्या आप ही अकेले इंसान बचे हो क्या? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आप थॉट प्रोसेस थोड़ा सा, क्यों आपको बता रहा हूं मैं, कभी कभी ये जो आपकी आदत है, यहां तो ठीक है, क्या होगा मैं तो मैं आंसर दे दूंगा या किसी दिन आंसर नहीं दूंगा, गलती से ही आपने कभी ऑफिस में बोल दिया और सामने वाले का दिमाग खराब हुआ,
You're understanding my point? That can impact your career life. Actually, people think about you. Yes, people are going to form judgment. Understand this. एक आपको honest बात बोलता हूँ. स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बहुत अलग होता है, या जो आपके दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अलग होता है. बट व्हेन यू स्टेप इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, पीपल आर गोइंग टू जज यू फॉर एवरीथिंग. इट इज गोइंग टू हैपन. यू कैन नॉट चेंज इट. They all are human beings, and psychologically, everyone will see you as a competitor. Everyone will see you that why. I'm telling you, I have seen friends who have worked together since 2008, and now they don't even talk to each other in the same organization. This is 2024. It is very common. Why? Because you will see a lot of office politics. ऐसा बहुत common होता है. आपको बस बता रहा हूँ, आपको सिर्फ अच्छा लग रहा है, बट ये कभी कभी आपका थॉट प्रोसेस आपके लिए थोड़ा मुश्किल बन जाएगा. दिस इज माई वे ऑफ टेलिंग यू दैट स्टार्ट थिंकिंग लिटिल बिट मोर रैशनली. हाँ, बीइंग क्यूरियस इज नाइस, बट थिंक अबाउट इट. क्या ऐसा करने के लिए कोई कंपनी सोचेगा? क्या ऐसा करने के लिए एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट अग्री करेगा? क्या मतलब ऐसा भी सोचिए. ऐसा हो सकता है क्या? इज नॉट इंपॉर्टेंट. आपने उल्टा सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप एथिक्स पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज नॉट अलाउड. वो क्या बोलेगा? लॉ का इंटरप्रिटेशन एज इट इज करना ही नहीं चाहिए. खुद बोलेगा एथिक्स में, तुम्हारे सिलेबस में नहीं, फाइनल में लिखा हुआ है. तुमने लॉ का इंटरप्रिटेशन इतना सीरियसली करना है, इतना नेगेटिव सोच के करना है, इतना कंजर्वेटिव सोच के करना है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. तुम ये नहीं बोल सकते हो अरे लॉ में परमिटेड था 1 लाख तक का फेस वैल्यू का शेयर, इसलिए हमने अलाउ कर दिया. कल को इन्वेस्टर्स ने केस फाइल करना शुरू किया कंपनी के मैनेजमेंट के केस में, जब आपको मालूम था इसके रिलेटिव के पास में अप टू द फेस वैल्यू 1 लाख का शेयर आपने क्यों अपॉइंट किया. देयर इज नो आंसर टू दिस. You cannot save yourself in the court of law. It will be assumed that you are colluding with the auditor. उसको कैसे प्रूव करोगे आप? I'm just being very realistic and honest with you. थोड़ा सोचने का लेंस आपको बदलने का ट्राई करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिविटी इज. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से सोचो. उस सिचुएशन को देखने के बाद ऐसा सोचो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेता. आपका डिसीजन वैसा ही होना चाहिए, कंप्लीटली अनबायस्ड, कंप्लीटली अनइन्फ्लुएंस्ड एंड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे आपने ऑब्जेक्टिविटी का यू कैन से रेस्पेक्ट किया है. यू हैव कंप्लाइड विद द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. ये 5 प्रिंसिपल से पहला था इंटीग्रिटी, दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी. थोड़ा बात समझ में आया है क्या? पक्का नोटबुक में जाइए, एक एक करके डिस्कस करते हैं. विल राइट 1 to 1 2 लॉजिकल बुलेट पॉइंट्स एंड क्लोज इट ऑफ. फिर आगे बचे हुए 3 पे जाएंगे. आपको मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी. हेडिंग लिखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. अंडर दिस एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखिए. ICAI's कोड ऑफ एथिक्स, ICAI's कोड ऑफ एथिक्स, ICAI code of ethics includes the following fundamental principles. Which should be complied. Following fundamental principles which should be complied by each professional accountant. It should be complied by each professional accountant. By each professional accountant. डैश करके लिखिए. 5 प्रिंसिपल्स आएंगे, ये आपने एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट हमेशा हमेशा कंप्लाई करने चाहिए. इफ यू आर अ मेंबर ऑफ ICAI, चाहे आप एम्प्लॉय हो तब भी आपके लिए कुछ रूल्स अप्लाई होंगे, आप प्रैक्टिसिंग CEO तब भी आपके लिए अप्लाई होंगे, आप अगर एक बिजनेस पर्सन हो बट स्टिल इफ यू आर अ मेंबर ऑफ ICAI कुछ रूल्स आपके लिए तब भी अप्लाई होंगे. अगर आपको रूल्स फॉलो नहीं करने हैं तो आपको मेंबरशिप सरेंडर करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? मेंबरशिप सरेंडर. देयर इज एन ऑप्शन टू सरेंडर द मेंबरशिप. या दूसरा तरीका, आप अपना एनुअल फीस पे करना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली आपका नाम रजिस्टर से निकाल देंगे. मतलब इफ यू डोंट पे देम द एनुअल फीस दे विल रिमूव योर नेम फ्रॉम द मेंबर ऑफ रजिस्टर. दैट इज अनदर वे ऑफ सरेंडरिंग इन अ डिफरेंट मैनर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो इट्स अ चॉइस दैट यू मेक. 5 प्रिंसिपल्स है. राइट डाउन नंबर 1. इंटीग्रिटी. नंबर 1 इंटीग्रिटी. फर्स्ट प्रिंसिपल इज इंटीग्रिटी. डैश करके लिखिए बुलेट पॉइंट नंबर 1. 2-3 बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे. Professional accountant should be straightforward and honest. Professional accountant should be straightforward and honest in all his professional and business relationships. Straightforward and honest in all his professional and business relationships.
in all his professional and business relationships. Point number 2, professional accountant should not be knowingly associated. Professional accountant should not be knowingly associated with such reports. Should not be knowingly associated with such reports, comma returns, reports, comma आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह होते हैं ना, reports, comma returns, comma other information, comma other information where accountant believes that the information contains a materially false or misleading statement. Contains a materially false or misleading statement. मतलब अगर आपको पता है कुछ रिपोर्ट में गलत है, गलत स्टेटमेंट्स हैं, अगर आपको पता है दैट लेट्स से रिटर्न्स आर नॉट रिलायबल, देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स, आपने अपने आप को उनसे एसोसिएट नहीं करना चाहिए, मतलब आपने विड्रॉ कर देना चाहिए, आपने बेसिकली साइन नहीं करना चाहिए. ये क्लियरली बोल रहा है इफ यू नो दैट देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इट्स बेटर टू रिजाइन और विड्रॉ. तब हम बोलेंगे आपने इंटीग्रिटी प्रिंसिपल को रेस्पेक्ट किया है, मेंटेन किया है. इज द फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर टू यू? स्पेंड 1 मिनट एक बार पढ़ लीजिए. मैं मानता हूं ये प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़े बोरिंग भी आपको लग सकते हैं, बट ठीक है यार, दीज आर लाइफ लेसन्स अकॉर्डिंग टू मी. ये प्रिंसिपल्स तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लाइफ में एक बार तो पढ़ने ही चाहिए इंसान ने, चाहे खुशी खुशी या दुखी दुखी. ठीक है. प्रिंसिपल नंबर 2, ऑब्जेक्टिविटी. प्रिंसिपल नंबर 2, ऑब्जेक्टिविटी. डैश करके लिखिए बुलेट पॉइंट नंबर 1. दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स objectivity, bullet point number 1. This principle requires that a professional accountant should not compromise on his professional judgment, because of a bias, because of a bias, undue influence, or conflict of interest. Bias, undue influence और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत भी किसी सर्कमस्टेंसेस में आप बायस्ड हो सकते हो, आप शायद मे बी अपने जजमेंट को बराबर से यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर मे बी अ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, ऑर्गेनाइजेशन और सर्टेन थर्ड पार्टीज. इफ यू बिलीव दैट दिस रिलेशनशिप कैन कॉम्प्रोमाइज योर जजमेंट, इट्स बेटर नॉट टू एक्सेप्ट सच एन एंगेजमेंट. और लेट्स से इफ यू एक्सेप्ट सच एन एंगेजमेंट, बाद में अगर ऐसा कुछ होता है तो भी आपने क्या करना चाहिए? विड्रॉ या रिजाइन करना चाहिए. आगे आपको पढ़ाएंगे ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जहां पे आपको पता चलेगा देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. क्या है? बहुत सारे थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बहुत स्टार्ट में दिया था. सर, एक क्लाइंट का ऑडिट से या अश्योरेंस एंगेजमेंट से आपको जो रेवेन्यू आता है दैट इज मोर देन 70-80% ऑफ योर फर्म्स रेवेन्यू. कैन आई से इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर जजमेंट. आप थोड़ा बायस्ड उस क्लाइंट्स के टुवर्ड्स रहने ही वाले हैं. विल इट कॉम्प्रोमाइज योर ऑब्जेक्टिविटी? यस. ऑब्जेक्टिविटी इज आप कंप्लीटली अनबायस्ड होकर के अपने जजमेंट का इस्तेमाल करें, प्रोफेशनल तरीके से एक्ट करें. प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या सिचुएशन की वजह से ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. इसका मतलब क्या है? जैसे ही आपको पता चले कि भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है,
कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से शायद मैं अपने जजमेंट का बेस्ट पॉसिबल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, तो आपने उस केस में ऐसा एंगेजमेंट कंटिन्यू ही नहीं करना चाहिए या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बुलेट पॉइंट नंबर 2, 2 सेंटेंस तो लिखने पड़ेंगे ना। बुलेट पॉइंट नंबर 2, इफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, if a professional accountant comes across, if a professional accountant comes across any circumstances or relationship, circumstances or relationship which can unduly influence his judgment, then professional accountant should not accept such an engagement. Professional accountant should not accept such an engagement or withdraw if it is already accepted. काउंट कर रहा है क्या? ऑडिट में 210 में पढ़ाया था, प्री कंडीशंस मिसिंग होती है, जैसे याद है क्या? तो सिचुएशन सेम ही थी। इस बार बस आपका कोई रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आपको लगता है शायद आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, और सर अगर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया होगा तो क्या करना चाहिए? विड्रॉ कर देना चाहिए। क्या आपको दो प्रिंसिपल समझ में आए क्या? कौन कौन से दो प्रिंसिपल पढ़ा है आपको बच्चों अभी तक? इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। 2 मिनट स्पेंड करके पढ़िए जरा क्या लिखा है, एक बार पढ़िए, शाबाश। बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, जानबूझ के एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, एग्जांपल डिस्कस करते करते भूल जाएंगे अभी हम सब कुछ। अभी थोड़ा सा ढंग से 5 मिनट आप लिख पाओ इस वजह से एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। कल पूरे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, एग्जांपल्स है, वो कॉन्सेप्ट एग्जांपल अपने अपने पढ़िए एक बार। विड्रॉ के बाद कुछ है क्या? विड्रॉ फ्रॉम दैट एंगेजमेंट बेटा, और क्या है? उतना ही रहेगा। विड्रॉ इफ ऑलरेडी एक्सेप्टेड मतलब तो याद नहीं रहता, जान दीजिए। दो प्रिंसिपल पढ़ा है, कौन कौन से? इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा प्रिंसिपल कौन सा वाला पढ़ा है तुमको यार? ये भी तो तुम्हारा अच्छा ही है वैसे भी। लेट्स टीच यू कॉन्फिडेंशियलिटी, लास्ट वन फॉर टुडे, देन आई विल लीव यू टुडे अर्ली, डोंट वरी। अगर खत्म हो गया टाइम पे तो अरे एक तो let's go to the number 4, confidentiality, but this is an important one। कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में इन्होंने वर्ड कॉन्फिडेंशियली यूज किया सब जगह पे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब लास्ट में बेटा, लेट मी फिनिश द लेक्चर, आज मैं आखिरी में 5 मिनट बैठ के तुमको ये समझा दूंगा आफ्टर द लेक्चर, ओके, आई प्रॉमिस। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है? हैव द वर्ड सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, क्लाइंट एंड ऑडिटर का, क्लाइंट एंड प्रोफेशनल अकाउंटेंट की रिलेशनशिप में एक बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट फैक्टर होता है। क्लाइंट आपको ऑडिट के दौरान वो सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द बिजनेस, अबाउट द इंडस्ट्री, ताकि आप ऑडिट बराबर से कर पाए, इस अजम्पशन में कि आप इस इंफॉर्मेशन की रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। मतलब ये इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पर्सन को मिसयूज करने के लिए प्रोवाइड नहीं करेंगे। सर देखिए, अगर आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर दिया, आपको नहीं लगता वो मिसयूज करेगा, बट स्टिल प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब आपने कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल को कंप्लाई करने के लिए क्लियरली जो इंफॉर्मेशन, हियर मी आउट, जो इंफॉर्मेशन ऑडिट के दौरान, बिफोर दी ऑडिट, मे बी एंगेजमेंट रिपोर्ट साइन करने के बाद में कोई आपको इंफॉर्मेशन मिला होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको क्लाइंट से मिला है, क्लाइंट के एम्प्लॉइज से मिला है, थर्ड पार्टी से मिला है, उसका सीक्रेसी मेंटेन करना चाहिए। यू शुड नॉट शेयर दिस विद एनी थर्ड पर्सन आइडियली। क्यों? हमें लगता है वो थर्ड पर्सन के साथ शेयर करना इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिटवीन ऑडिटर एंड द क्लाइंट। अब अगर मान लो ये ट्रस्ट खत्म हो गया, ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो क्लाइंट आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करेगा अगली बार से। क्लाइंट पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब आप ऑडिट बराबर से नहीं कर पाओगे। अब ऑडिट बराबर से नहीं कर पाओगे मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हो सकती है। मतलब बेसिकली कहना इसे ये बेस है,
दैट देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट। इस वजह से ही ये पूरा साइकिल जो है बराबर चल रहा है कि वो कम से कम ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऑडिटर उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज नहीं कर रहा है, सोच समझ के ऑडिट खत्म कर रहा है, और उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे यूजर्स डिसीजन ले रहे हैं। यूजर्स ऑडिटर को नॉक नॉक करके सारा क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं, बट ऑडिटर के डिसीजन को यूजर्स क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये असम्पशन है, ऑडिटर को अपनी जिम्मेदारी दी है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो खुद तो मिसयूज नहीं करेंगे, किसी और को भी शेयर नहीं करेंगे, जिससे कि ये मिसयूज नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियलिटी। बट कॉन्फिडेंशियलिटी के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। क्या होते हैं कुछ एक्सेप्शंस? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ देन देयर इज नो कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, लॉ में एक सेक्शन है 143 सबसेक्शन 12। क्या सेक्शन है? 143 सबसेक्शन 12। सुनना, ये बोलता है इफ ऑडिटर, ये बोलता है इफ ऑडिटर हैज अ रीजन टू बिलीव, इफ ऑडिटर हैज अ रीजन टू बिलीव, अगर मुझे लग रहा है ना कि कंपनी में फ्रॉड है या हो सकता है, इफ ऑडिटर हैज अ रीजन टू बिलीव दैट कंपनी में फ्रॉड है या हो सकता है, तो आपका ड्यूटी बनता है इफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज इंडिविजुअली, लॉ में बोला है 1 करोड़ और मोर। क्या बोला है? इंडिविजुअली 1 करोड़ और मोर। तो आपने ये फ्रॉड ना रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको रिपोर्ट करना है? सेंट्रल। और एक पूरा प्रोसेस लिख करके दिया, बताएंगे आगे, है आपके सिलेबस में, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। क्या ना, इसे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट तो थर्ड पार्टी है, क्या उसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्या इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी? यस, बट इट इज अलाउड। देयर आर टू सिचुएशंस, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ कोई प्रॉब्लम नहीं है, या व्हेन इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट। आई रिपीट, व्हेन इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट। नाउ थिंक लाइक दिस, अज्यूम कीजिए आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इस बार आप ऑडिटर नहीं है। क्या नहीं है? आप ऑडिटर नहीं है। कहते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इस बार कंपनी का मैनेजमेंट आपके पास में आया, सुनिएगा, बहुत कॉमन होता है, इसको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। कंपनी का मैनेजमेंट आपके पास में आता है, वो बोलता है भाई हमें ना एक प्रोजेक्ट के लिए नया पैसा चाहिए, लेट्स से 100 करोड़ रुपीस के आसपास। हमें चाहिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हम आपको बना के दे रहे हैं, आप उसे चेक करें, इफ रिक्वायर्ड उसके ऊपर सर्टिफिकेशन दें, और ये रिपोर्ट अलोंग विद आवर प्रपोजल आप प्रोवाइड करें किसको? एक बैंकिंग कंपनी को, और बैंकिंग कंपनी से पैसा रेज करने में हमें मदद करें। क्या सीए ये काम कर सकता है? हाँ। कंपनी के ऑडिटर ने काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है, वो बायस पर्सन हो जाएगा। मतलब एज अ क्वालिफाइड सीए, इफ आई एम नॉट द ऑडिटर, कैन आई हेल्प अ कंपनी टू रेज मनी? यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। इफ यू रियली आस्क मी, आप जितना पैसा रेज करने में मदद करते हैं उसका एक परसेंटेज आपको मिल भी जाता है। इफ यू आस्क मी, इट कैन बी 0.5%, 1%, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज इट कैन गो एज हाई एज 2-3% ऑल्सो of the amount of money raised, but आपको पैसा ट्रांचेस में पार्ट में मिलता है। सो इट्स अ गुड बिजनेस मॉडल इफ यू आस्क मी, बट थिंक अबाउट इट, आप क्लाइंट से डेटा लेके वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसे चेक कर रहे हो या रिपोर्ट बना रहे हो, ये रिपोर्ट बना के किसको प्रोवाइड कर रहे हो? थर्ड पार्टी को। इस बार लॉ के हिसाब से नहीं है, क्लाइंट ने परमिट किया है, ये डेटा आप जाकर के बैंक्स के पास लेके जाओ, बैंक्स अगर अप्रूव करते हैं तो हमें लोन मिलेगा। तो कहना ही से client is permitting me to disclose some information to a third party. If it is permitted by client, it is not a breach of confidentiality. I repeat, if it's a permission given by the client, then it is not a breach of client ने खुद बोला है आप ये डेटा बैंक या थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पे हम ऑडिटर नहीं है, यहाँ पर हम एक कंपनी के लिए कंसल्टेंट जैसे काम कर रहे हैं। यू आर अ क्वालिफाइड सीए बट यू आर नॉट द ऑडिटर फॉर द सेम कंपनी। अगर आप सेम कंपनी के ऑडिटर हुए तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट आएगा। आगे कल पढ़ेंगे कैसे ये इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब सर, क्या हम कभी कभी लॉ की वजह से रिपोर्ट कर सकते हैं? हाँ। कभी कभी क्लाइंट खुद परमिट करेगा इसकी वजह से रिपोर्ट कर सकते हैं? यस। या उल्टा हो सकता है, एनएफआरए ने किसी को आपका रिव्यू करने के लिए भेजा, एनएफआरए ने आपका रिव्यू करने के लिए किसी अथॉरिटी को भेजा, वो रिव्यू करने के लिए आया, वो क्या रिव्यू करेगा? आपका वर्किंग पेपर रिव्यू करेगा। वर्किंग पेपर में तो क्लाइंट का डेटा लिखा हुआ रहेगा, क्या आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको? बिल्कुल। आप एनएफआरए को नहीं बोल सकते नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी, बोलेगा गेट लॉस्ट। आई डिसाइड व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। टेक्निकली इन टुडेस टाइम दे हैव दैट मच पावर। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आईसीए का पीयर रिव्यूअर आ गया, उसको भी आपको डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। मतलब जहां जहां लॉ का रिक्वायरमेंट है, जहां जहां कंपनी का परमिशन है, जहां जहां में भी रिक्वायरमेंट नहीं है बट अथॉरिटी है कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी के पास ऑप्शन है आपको बोलने का कि आप ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन सामने प्रेजेंट कीजिए, तब आपके पास में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी के बियॉन्ड जाना अलाउड है। अदरवाइज नॉर्मली आपने हर हाल में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए। ओके, I'll share one honest point of view. Now, obviously, I stopped working with the Big Four in 2013 ending. आज 10-11 साल हो चुका है, but I know a lot of people who are still working there. Some of them are at a very high position, and 1 or 2 of them are even signing on listed companies today. But आपको honest बात बोलता हूँ,
even though we may have the best of the best, friendships with people, if you're sitting with them, eating food, आप मजाक में भी उनसे पूछोगे ना, यार मेरे को बता दो वो क्या साइन कर रहे हो, बिकॉज मुझे तो पता है ना कि XYZ फर्म का कौन सा पार्टनर किधर साइन कर रहा है, कितना मुश्किल है वो पता करना, पूना बेस्ड लिस्टेड कंपनीज कितने होंगे, 15 मिनट लगेगा निकलने में, 15 minutes, that's at maximum, बराबर है, you know that this person is part of the team who is signing, or maybe this person is the one who is signing, बराबर है कि नहीं. आप उससे मजाक में भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे लोगों से कि यार don't tell me how the company is doing, just tell me long term short term, don't say anything, just tell me long term or short term, that's it, कुछ नहीं, people won't reply. There are people, and that is why you should respect such ethical people, क्योंकि वो क्या बोलता है, if you want me to finish the dinner, let me sit, else rather than answering I would want to go home. There are people who says, because this is my last 15 years of hard work, because of a 15-minute joke, whether you act or not is not important. One fine day if this comes out in public, because it won't be that difficult to trace that you are friends with how many people. Are you understanding this? It won't be that much time to figure out that actually तेरे इस ग्रुप के अंदर ये इंसान रहेगा जिसने इधर पैसा डाल करके ये चीज परचेस किया होगा, ये चीज सेल किया होगा. इतना मुश्किल नहीं है इन टुडेज टाइम. हाँ, जब तक मनी इन्वॉल्व बड़ा नहीं होता है तब तक सेबी रेगुलेटर वगैरह एक्ट नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं है छोटे अमाउंट का फ्रॉड करना इज नॉट अ फ्रॉड. रिमेंबर, फ्रॉड इज नॉट द अमाउंट, इट इज द एक्ट. सो व्हेन यू एक्ट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. एट दिस एज यू मे फील क्या ही फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज यू मे फील राइट नाउ ठीक है यार किसको समझ में आने वाला है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज योर वे ऑफ थिंकिंग, आई डोंट रिस्पेक्ट इट बट आई विल स्टिल से ओके. But my way of thinking is you better accept it as soon as possible, that if you want to really plan something long term, not just investment, I'm talking about your own career, there are certain principles if you don't integrate in yourself, it is going to be a tough time. One fine day you will become part of that circle, and sometimes you get stuck, and then that day you realize why I got stuck. Remember that. So it always starts with that thought. छोटे छोटे जो आपके thought होते हैं, अगर आप उन्हें कंट्रोल में ना रखें तो eventually one fine day you may end up making a blunder. I hope you understand this. Spend 2 minutes with me. Confidentiality, 2 सेंटेंस पढ़ते हैं, आपको छोड़ देते हैं. रीड नंबर 1. कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्स कि भाई आपने रेस्पेक्ट करना है. कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, वापस कॉन्फिडेंशियलिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी वर्ड यूज किया है, ऊपर लिखो सीक्रेसी. यू नीड टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन. यू नीड टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन आपको मिला है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट, उसका आपने सीक्रेसी मेंटेन करना चाहिए. ये आपने अक्वायर किया होगा इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ professional relationship or a business relationship, but you are a chartered accountant, that is more important. If you are a chartered accountant you have to comply with the fundamental principles. तो यहाँ पे confidentiality of information का मतलब है secrecy of information. पॉइंट नंबर बी बहुत बढ़िया है, कॉन्फिडेंशियलिटी सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट. क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करोगे ना तभी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा. कहां से? क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट है कि आप कॉन्फिडेंशियली ब्रीच नहीं करोगे, तभी क्लाइंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, तभी आप ऑडिट बराबर करोगे और तभी आप बराबर से रिपोर्ट दोगे. कैन आई से यूजर्स तक कुछ चीजें डायरेक्टली नहीं पहुंचती है, वो इनडायरेक्टली ऑडिटर के ओपिनियन के फॉर्मेट में पहुंचती है. देयर विल बी अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स. क्लाइंट जो है या ऑर्गेनाइजेशन जिसने आपको हायर किया है वो इंफॉर्मेशन किसको देगा? अकाउंटेंट को देगा. ये अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि आप ये इंफॉर्मेशन क्या नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे टू अ थर्ड पार्टी. बट सर आर देयर एनी एक्सेप्शंस? यस, कभी कभी ऐसा डिस्क्लोजर अलाउड है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट और एम्प्लॉयर. अगर आपके एम्प्लॉयर ने ऑथराइज कर दिया, इफ यू आर एम्प्लॉई नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू आर एम्प्लॉई मतलब यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके क्लाइंट ने अलाउ कर दिया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. अगर लॉ का रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. अदरवाइज आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन करना चाहिए. नोटबुक में चाहिए, राइट डाउन पॉइंट नंबर सी, कॉन्फिडेंशियलिटी. नंबर सी लिखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी. होमवर्क में लिखोगे क्या आप लोग? लेकिन फिनिश इट ऑफ इन 2 minutes यार, दैट्स इट. चलिए लिख लेते हैं यार, 2 मिनट में क्या हो जाएगा तुम्हारा होमवर्क, मतलब ब्लैंक स्पेस रह जाएगा. सोचो यही गलती से होमवर्क एग्जाम में आ गया तो. बुलेट पॉइंट नंबर 1, प्रोफेशनल पीए, शॉर्ट में लिखो, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को लिखो पीए. प्रोफेशनल अकाउंटेंट should respect or maintain, professional accountant should respect or maintain confidentiality of information.
should respect or maintain confidentiality of information that is acquired as a result of professional or business relationship, that is acquired as a result of professional or business relationship. Number 2, bullet point number 2, this principle allows free flow of information. This principle allows free flow of information from client slash employer to accountant. क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हो ना, ट्रस्ट है कि वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, इस वजह से देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. बुलेट पॉइंट नंबर 3, however such confidential information may be disclosed when it is required or permitted by law. Such confidential information may be disclosed when it is required or permitted by law, or authorized by the client slash employer. Authorized by the client slash employer. ये एम्प्लॉयर क्यों आ रहा है? क्योंकि आप एज अ सीए एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, तब भी आपके लिए सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है. अरे ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल लीव यू अर्ली. Sorry, just 5 minutes early. I'll see you tomorrow. Bye. Have a good day. Bye bye. Enjoy. Yes, online students. If you have any doubts, kindly message. I'll reply. Thank you, recorded students.